है मृत सागर। यह दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। तो अगर क्वेश्चन आए कि दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है, तो वो कौन सा है? मृत सागर। ठीक है। इस सागर के करीब 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। 1 लीटर पानी में कितना नमक होता है? लगभग 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में हम ऐसे कर सकते हैं जैसे कि आराम से लेटे हों। मृत, देखो ये जो हमें तस्वीर दिख रही है, इसमें लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये इस पानी में आराम से लेटा हुआ है। तो मृत सागर में हमें ऐसा ऐसे कर सकते हैं जैसे कि इंसान आराम से वहाँ लेटा हुआ हो। ठीक है। आगे है नाग गुम फन। क्या है? नाग गुम फन एक डिजाइन है। यह एक प्रकार की डिजाइन है, ऐसी डिजाइन जो रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण में प्रयोग किए जाते हैं। तो नाग गुम फन क्या है? एक डिजाइन है और जिसको ये डिजाइन कहाँ? रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और कहाँ? सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। तो ये एक प्रकार की क्या है? डिजाइन है। आगे है मुंबई से दिल्ली तक का रास्ता 1400 किलोमीटर तक है। ठंडा रेगिस्तान। किसको ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है? लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। लेह के घरों की विशेषताएं हैं। आप यहाँ के मकान पत्थरों को काट कर तथा उन पर मिट्टी और चूने से पुताई करके बनाए जाते हैं। यहाँ के लोग ऊपरी मंजिल पर रहते हैं तथा नीचे की मंजिल पर जानवरों के रहने की जगह होती है और ज़रूरत का सामान इकट्ठा होता है। जो यहाँ के लोग हैं लेके, वो ऊपर की मंजिल पर रहते हैं और नीचे जगह छोड़ देते हैं। किसके लिए? जानवरों के लिए। और ज़रूरत का सामान वहाँ इकट्ठा भी करते हैं। सर्दी के दिनों में अक्सर परिवार भी नीचे की मंजिलों पर जानवर के पास ही रहता है। नीचे की मंजिलों में कोई खिड़की भी नहीं होती है। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। सभी घरों की छतें समतल और छत उनके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। गर्मियों की तेज धूप में ही बहुत सारी फल सब्जी सुखा ली जाती है। मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ठंड से बचाने के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है। तो ये लेह के घरों की विशेषताएं हैं ये सारी। आगे करते हैं। आगे है चांगपा। चांगपा घुमंतू लोग हैं। चांगपा कौन होते हैं? घुमंतू लोग हैं जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते, वो घूमते रहते हैं जगह जगह पर। यह अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। अपने बकरियों को लेके एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी ज़रूरत का सामान मिल जाता है, जैसे दूध, मांस, चमड़ा, स्वेटर आदि। तो ये चांगपा क्या है? घुमंतू लोग हैं। कौन है? घुमंतू लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं अपनी बकरियों के लेके, और इन बकरियों से उनको अपनी ज़रूरत का सामान मिल जाता है। ठीक है। इस इलाकों में 5000 लोग रहते हैं। भेड़ बकरियां ही इन लोगों की सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि इनसे ही क्या करते हैं वो अपनी कमाई भी इन्हीं से करते हैं। कैसे करते? देखो, चांगपा लोग खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से पश्मीना ऊन बनती है। जो बकरियां हैं उनसे क्या है? पश्मीना ऊन, जिनके बालों से पश्मीना ऊन बनती है, यह चांगतांग इलाके में पाई जाती है। चांगपा की भाषा में चांगतांग का अर्थ है ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी, इन बकरियों के बाल भी उतनी ही ज़्यादा नरम होंगे। इसलिए चांगपा इतनी मुश्किल हालात में भी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। ठीक है। तो चांगपा कौन होते हैं? घुमंतू लोग होते हैं जो अपनी बकरियों को लेके एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। ये खास तरह की बकरियाँ पालते हैं और इनको ज़रूरत का सामान इन बकरियों से ही मिल जाता है। ठीक है। आगे है पश्मीना शाल। ये एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। पश्मीना शॉल जो चांगपा लोग जो बकरियां रखते हैं ना, उन्हीं की ऊन से ये पश्मीना शॉल को बनाया जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। कितनी गर्मी होती है? 6 स्वेटरों के बराबर वो गर्म होती है। ठीक है। पश्मीना शॉलों को मशीनों द्वारा नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि जिन बकरियों के बालों से जो ऊन बनती है, तो उन बकरियों के जो बाल होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं और जो मशीन के द्वारा फिर हम उनको बना नहीं सकते। ठीक है। तो पश्मीना शॉलों को मशीन द्वारा नहीं बनाया जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से ही की जाती है। एक साधारण पश्मीना शॉल को तैयार करने में कुल कितने घंटे लगते हैं? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। कुल कितने घंटे लगते हैं?
250 घंटे लगते हैं एक पश्मीना, ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं ये पश्मीना शॉल की है, कितने घंटे लगते हैं उसको तैयार करने में, इसको 250 घंटे। ठीक है, यह पश्मीना पहाड़ी बकरियों के खास नस्ल में बनाई जाती है जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है। सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग आते हैं। यह बाल बहुत ही पतले होते हैं। देखो इन बकरियों के बाल जो हैं बहुत पतले होते हैं, इसलिए हम इनको मशीन में भी नहीं बना सकते। जो ऊन होती है और जिससे ये पश्मीना शॉल बनती है हम मशीन में नहीं बना सकते। बकरी के 6 बाल मिलाकर हमारे सिर के 1 बाल की मोटाई के बराबर होंगे। देखो इतना पतला होता है इनका बाल, एक बाल अगर हम देखें तो इतना पतला होता है कि हमारे 6 बाल की मोटाई के बराबर। ठीक है, बकरी के 6 बाल मिलाकर, इनके 6 बाल मिलाकर हमारे 1 बाल की मोटाई के बराबर होता है। इसलिए पश्मीना शॉल को मशीनों द्वारा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, आगे है ऊंधियू। ऊंधियू क्या है? एक तरह की रेसिपी है ऊंधियू। गुजराती में ऊंधियू का मतलब होता है उल्टा। इसको उल्टा क्यों कहते हैं, ये नाम, इस रेसिपी का नाम ऊंधियू क्यों पड़ा है? देखो इसे ताजे सब्जियों और मसालों को एक साथ मटके में भरकर उसे सील बंद करके कोयले पर मटकों को उल्टा रखकर पकाया जाता है। उल्टा रखकर पकाया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? ऊंधियू। ठीक है, ये ऊंधियू रेसिपी है। आगे है ऊंधियू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटी और साथ में मक्खन, दही और छाछ के साथ इसे खाया जाता है। ठीक है, तो गुजराती में ऊंधियू का मतलब क्या है? उल्टा, और ये एक तरह की क्या है? रेसिपी है। ठीक है, आगे करते हैं। श्रीनगर के घरों की विशेषताएं हैं। श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई कितनी होती है? 8 से 9 फुट होती है। ये हम देख रहे हैं, ये देखो, ये जो हमें दिख रही है ये है हाउस बोट। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में लोग बोट की तरह बने लकड़ी के, ये जो दिख रहे हैं, डोंगे में रहते हैं। पत्थरों को काट कर एक के ऊपर रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती है। यहाँ के पुरानों घरों की खासियत होती है जालीदार खिड़कियाँ जो बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं। ये जो देख रहे हैं इन्हें डब भी कहते हैं, डब। यहाँ के घर पत्थर, लकड़ी और ईंट से मिलकर बनते हैं। घरों के दरवाजे खिड़कियों पर डिजाइन दार मेहराब बने होते हैं। ये देखो, ये जो हम देख रहे हैं डिजाइनदार बने होते हैं। इन घरों की खिड़कियाँ क्या हैं? डिजाइनदार बनी होती हैं और ये बाहर उभरी हुई होती हैं। इन्हें डब भी कहते हैं, डब भी कहते हैं इनको। आगे करते हैं। आगे है कुड़ुक। झारखंड के लोगों की भाषा है। कुड़ुक कहाँ की भाषा है? झारखंड के लोगों की। क्वेश्चन आ सकता है, कुड़ुक कहाँ की भाषा है? झारखंड के लोगों की भाषा है कुड़ुक। कुड़ुक भाषा में तोरंग का अर्थ है जंगल। जंगल अधिकार कानून कब आया था? 2007 में। 2007 में जंगल अधिकार कानून आया था और ये कानून हमें क्या बताता है? यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। मतलब कि अगर 25 साल या उससे ज़्यादा, कम से कम 25 या उससे ज़्यादा अगर सालों से लोग उस जंगल में रह रहे हैं तो उस पे उगने वाली, वहाँ उस जंगल में पैदा होने वाली हर चीज़ पर उन आदिवासियों का हक होगा। ये है जंगल अधिकार कानून। ये 2007 में आया था। ठीक है, आगे है झूम खेती। झूम खेती से भी क्वेश्चन आया था अब की बार सीटेट में। इस खेती में एक फसल काटने के बाद एक ज़मीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। एक बार फसल काटने के बाद कुछ साल तक दोबारा उसमें खेती नहीं करते, कुछ साल तक उसको आराम करने देते हैं, फिर उसमें खेती करते हैं। इस जगह जो बाँस या जंगल उगाती हैं उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिराकर जला देते हैं और फिर जलाने के बाद जो राख बनती है वो खाद के काम में आती है। ठीक है, तो झूम खेती में क्या है? एक बार फसल कटने के बाद कुछ साल तक उसको खाली छोड़ देते हैं उस ज़मीन को, और फिर उसमें जो बसिया जंगल उगाते हैं, जो एक्स्ट्रा पौधे होते हैं हमारे फसल के अलावा, जो एक्स्ट्रा पौधे उगाते हैं जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको वो उखाड़ते नहीं हैं, उनको जला देते हैं। फिर उससे जो राख बनती है वो उस ज़मीन में खाद का काम करती है। ठीक है,
फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो इसको जोता भी नहीं जाता है, इस ज़मीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। ठीक है, आगे है, एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। इसकी मुख्य फसल चावल ही होती है। जो झूम खेती है इसकी मुख्य फसल क्या होती है? चावल की ही होती है। फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। सब साथ में खाना खाते हैं और चेराव नाच भी करते हैं। ठीक है, तो चेराव नाच करते हैं। इस फसल के पकने के बाद एक त्यौहार मनाया जाता है। और ये पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं कि झूम खेती में जब उसमें जो एक्स्ट्रा पौधे उगाते हैं उनको हम उखाड़ते नहीं हैं, उनको जला देते हैं और एक बार फसल कटने के बाद कुछ साल तक उस ज़मीन को खाली छोड़ देते हैं और उस ज़मीन को जोता नहीं जाता है। जब दोबारा खेती की बारी आती है तो जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं उसमें। ठीक है, आगे है, एक टिन ज़मीन का क्या अर्थ है? एक टिन ज़मीन का क्या अर्थ है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक टिन बीज को जितनी ज़मीन में बोया जा सकता है उतनी ज़मीन एक टिन ज़मीन कहलाती है। एक टिन बीज जितनी ज़मीन में बोया जाएगा, उस जितनी ज़मीन में बोया जाएगा ना, वो उतनी ही ज़मीन क्या कहलाएगी? एक टिन ज़मीन कहलाएगी। ठीक है, आगे है, क्रोटन पौधे की जड़ें ज़मीन में बहुत अंदर नहीं जाती हैं। जब ये मुरझाने लगते हैं तो किसान समझ जाते हैं कि खेती को पानी की आवश्यकता है। ठीक है, ये पौधे जब मुरझाने लगते हैं तब किसान अपने आप समझ जाते हैं कि इसको पानी की आवश्यकता है। सर्वाधिक भीड़ वाला शहर कौन सा है? मुंबई। मुंबई से दिल्ली आने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, इन 3 राज्यों से होकर गुजरना पड़ता है। मुंबई से दिल्ली आने के लिए ये 3 जो राज्य हैं ये बीच में पड़ते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, आगे है, पुरन पोली क्या है? पुरन पोली मीठी रोटी जो गुड़ और जैम से बनाई जाती है। यह मसालेदार कढ़ी के साथ खाई जाती है। पूरन पोली क्या है? मीठी रोटी होती है जो गुड़ और जैम से बनाई जाती है। यह मसालेदार कढ़ी के साथ खाई जाती है। आगे है, जॉन ग्रेगर मेंडल। ये हम हमारी बीएड की बुक में भी पढ़ चुके हैं, बीएड में भी। जॉन ग्रेगर मेंडल, ये हम जो तस्वीर देख रहे हैं ये मेंडल की ही है। इन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था। इनका जन्म 1822 में ऑस्ट्रेलिया के एक गरीब परिवार में हुआ था। इन्होंने 7 सालों तक 28,000 पौधों पर प्रयोग किया था। इन्होंने मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया था। इनको हेरिडिटी का फादर ऑफ हेरिडिटी पे कहा जाता है। इनको अनुवांशिकता का जनक, इंडिया अनुवांशिकता का जनक भी कहा जाता है इनको, मेंडल को। इनके सिद्धांत को इनकी मृत्यु के कई वर्षों बाद मान्यता मिली थी। ठीक है, ये पॉइंट्स थे इनके बारे में सारे। आगे है, दांडी यात्रा का संबंध किससे था? नमक से। दांडी यात्रा का संबंध किससे है? नमक से। दांडी यात्रा जो नमक सत्याग्रह था, दांडी यात्रा का संबंध किससे था? नमक से। दांडी यात्रा कब आरंभ की गई थी? सन 1930 में आरंभ की गई थी दांडी यात्रा। यह यात्रा कहाँ से कहाँ तक हुई थी? तो यह यात्रा अहमदाबाद से दांडी तक हुई थी और गांधी जी तथा इनके अनुयायियों के द्वारा हुई थी। ठीक है, तो ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक हुई थी? अहमदाबाद से दांडी तक हुई थी। दांडी यात्रा कब आरंभ की गई थी? 1930 में आरंभ की गई थी। और दांडी यात्रा का संबंध किससे है? नमक से है। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं इनके बारे में सारे। आगे है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखो, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल। और 23 मई 1904 इनका जन्म हुआ था। 23 मई 1904 को 1:07 पर, जन्म नहीं हुआ था, 23 मई 1904 को ये माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ी थी और 1:07 पर। ठीक है, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली विश्व की 5वीं महिला कौन है? बछेंद्री पाल। तो भारत की पहली महिला और विश्व की 5वीं महिला है बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की पहली महिला और विश्व की 5वीं महिला कौन है? बछेंद्री पाल। ठीक है, 12 वर्ष की आयु में बछेंद्री पाल ने 4000 मीटर की ऊंचाई चढ़ी थी। 12 वर्ष की आयु में चढ़ी थी। कितनी ऊंचाई चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट की? 4000 मीटर की ऊंचाई चढ़ी थी। नेपाल में एवरेस्ट का नाम क्या है? सागरमाथा।
नेपाल में एवरेस्ट का नाम है सागरमाथा। बछेंद्री पाल 43 मिनट एवरेस्ट पर रही थी। जो बछेंद्री पाल है ये कितने मिनट एवरेस्ट पर रही थी? 43 मिनट। अंतरिक्ष में सभी चीज़ें वायु में तैरने क्यों लगती हैं? क्योंकि वहाँ पे जो ग्रेविटी है वो क्या है? जीरो है। गुरुत्वाकर्षण शून्य होने के कारण सभी चीज़ें वहाँ तैरने लगती हैं। ठीक है। चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इन्होंने 1969 में 1969 में चांद पर अपना पहला कदम रखा था। ठीक है। तो चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो वो भी इस चैनल पर मैंने वो वीडियो बनाई है। 3rd क्लास और 4th क्लास की जो NCERT के EVS के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो वीडियो अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इस चैनल पर ही आपको दोनों वीडियो मिलेंगी। अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं।